सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी जो कभी रेलवे स्टेशन पर संतरे और सेब बेचता था, उसने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। कोई बैंक डकैती नहीं, कोई ऑनलाइन हैकिंग नहीं, बस एक साधारण सा कागज, एक ऐसा कागज जिसे आप और हम हर रोज किसी न किसी कानूनी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टैम्प पेपर। आपको क्या लगता है, भारत का सबसे बड़ा घोटाला कितने का होगा? शायद 100 करोड़ या चलिए 1000 करोड़। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम जिस घोटाले की आज बात कर रहे हैं वो 1 या 2000 नहीं, बल्कि पूरे 30,000 करोड़ रुपए का था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? इस मास्टरमाइंड को सिस्टम ने नहीं तोड़ा, बल्कि उसने पूरे के पूरे सरकारी तंत्र को खरीद कर अपनी जेब में रख लिया था। अब्दुल करीम तेलगी। क्या ये सिर्फ एक इंसान का लालच था या हमारे पूरे सिस्टम की सड़न? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक छोटे से शहर खानापुर से। तेलगी के पिता भारतीय रेलवे में क्लास 4 के कर्मचारी थे। घर की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी के कारण पिता का बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब पढ़ाई कैसे हो, घर कैसे चले? यहीं से तेलगी ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मुसाफिरों को फल और सब्जियां बेचना शुरू किया। उसी छोटी सी कमाई से उसने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। ये एक बेहद साधारण और संघर्ष भरी शुरुआत थी। कोई भी देखकर कह सकता था कि ये लड़का अपनी मेहनत से एक दिन कोई अच्छी सी नौकरी पालेगा, लेकिन तेलगी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक आम जिंदगी उसे मंजूर नहीं थी। वो मुंबई आ गया, सपनों का शहर। यहां उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक कंपनी शुरू की और यहीं से उसके अपराध की दुनिया का पहला पन्ना खुला। शुरुआत में उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बल्कि पुशिंग का धंधा शुरू किया। पुशिंग का मतलब है उन अनपढ़ या अयोग्य मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से खाड़ी देशों में भेजना, जिनके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी ECR की मोहर लगी होती थी। तेलगी ने पासपोर्ट और शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरा फेरी करनी शुरू कर दी। वो नकली मुहरें लगाता था ताकि ये मजदूर आसानी से इमिग्रेशन पार कर सकें। धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि गलत काम का नतीजा भी गलत ही होता है। तेलगी पकड़ा गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन क्या जेल जाने से वो सुधर गया? नहीं। जरा सोचिए, एक मामूली ट्रैवल एजेंट 1000 करोड़ के साम्राज्य का बादशाह कैसे बन गया? इसका जवाब भी उसी जेल की सलाखों के पीछे छिपा था। जेल में उसकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी नाम के एक शख्स से। सोनी कोई मामूली कैदी नहीं था, वो शेयर बाजार का सट्टेबाज था। सोनी ने तेलगी को एक ऐसा आइडिया दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी और इस देश का इतिहास बदल कर रख दिया। सोनी ने समझाया कि पासपोर्ट और छोटे मोटे दस्तावेजों में हेरा फेरी करने में खतरा बहुत है और कमाई कुछ खास नहीं, लेकिन अगर सरकारी स्टैम्प पेपर और सिक्योरिटीज की नकल की जाए तो मुनाफा करोड़ों में होगा। जेल से बाहर आते ही तेलगी का दिमाग अब एक अलग ही स्तर पर काम करने लगा था। शुरुआत बहुत ही देसी तरीके से हुई। उन्होंने गम वॉशिंग यानी गोंद धोने की तकनीक का इस्तेमाल किया। वो लोग कम कीमत के इस्तेमाल किए जा चुके स्टैम्प पेपर खरीदते थे और फिर केमिकल्स की मदद से उनकी स्याही और पुरानी डिटेल्स को धो डालते थे। उसके बाद उन सादे पेपर्स पर नई और बड़ी रकम छापकर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता था। लेकिन तेलगी की भूख इस छोटे मोटे काम से शांत होने वाली नहीं थी। उसे कुछ बहुत बड़ा करना था। क्या आप जानते हैं कि एक घोटालेबाज सिस्टम को कैसे बेवकूफ बनाता है? वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। मार्च 1994 में तेलगी ने पूरी तरह से कानूनी आवरण ओढ़ने का फैसला किया। उसने एक आधिकारिक स्टैंप वेंडर का लाइसेंस हासिल कर लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा लाइसेंस एक मामूली आदमी को यूं ही मिल जाएगा? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक खेल था। तेलगी ने अपने रसूख और पैसे के दम पर नेताओं से सिफारिशी चिट्ठियां लिखवाईं, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तक की सिफारिश शामिल थी। अब तेलगी सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो सरकार की नजरों में एक आदरणीय स्टैंप वेंडर था। लाइसेंस मिल गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। असली स्टैंप पेपर से भी असली दिखने वाले नकली स्टैंप पेपर कैसे छापे जाएं? यह तेलगी ने जो चाल चली वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। भारत में असली स्टैम्प पेपर छापने का काम नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में होता था। तेलगी ने सीधे उस प्रेस के बड़े अधिकारियों को रिश्वत खिलाना शुरू किया।
उसने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो काम कर रही अच्छी खासी परफोरेटिंग मशीनों और लेटर प्रेस को सरकारी कागजों में कबाड़ या स्क्रैप घोषित कर दे। एक बार मशीनें स्क्रैप घोषित हो गईं तो उन्हें नीलामी के लिए रख दिया गया। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस नीलामी में उन मशीनों को किसने खरीदा? जी हाँ, अब्दुल करीम तेलगी ने। जरा इस बात की गहराई को समझिए। अब तेलगी के पास नकली स्टैंप छापने के लिए असली सरकारी मशीनें थी। उसकी प्रिंट क्वालिटी इतनी सटीक थी कि असली और नकली के बीच फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन माल छापना एक बात है और उसे बेचना दूसरी। अगर बाजार में असली स्टैंप आसानी से मिल रहे हैं तो लोग नकली क्यों खरीदेंगे? इस सवाल का जवाब तेलगी के शैतानी दिमाग ने एक और मास्टर स्ट्रोक से दिया। उसने बाजार में कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा कर दी। उसने फिर से सरकारी प्रेस के अधिकारियों को रिश्वत दी और उनसे असली स्टैंप की छपाई और सप्लाई कम करवा दी। जब बाजार में अचानक स्टैंप पेपर की भारी कमी हो गई तो हाहाकार मच गया। और ठीक उसी वक्त तेलगी अपने एजेंटों के जरिए बाजार में नकली स्टैंप पेपर की बाढ़ ले आया। उसने छोटे मोटे खरीदारों को छोड़कर सीधा बड़ी मछलियों को निशाना बनाया। 300 से ज्यादा एजेंटों की एक पूरी फौज तैयार की गई। तेलगी ने जीवन बीमा निगम यानी LIC, बड़े कमर्शियल बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों जैसी संस्थाओं को सीधे भारी डिस्काउंट पर बल्क में स्टैंप पेपर बेचना शुरू कर दिया। ये संस्थाएं खुश थीं कि उन्हें सस्ता स्टैंप मिल रहा है और तेलगी खुश था कि उसका हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो रहा है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या पुलिस और प्रशासन आंखें बंद किए बैठे थे? क्या किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था? सच तो यह है कि नजर सब आ रहा था, लेकिन सबकी आंखों पर तेलगी के पैसों की पट्टी बंधी थी। सिस्टम के बिकने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि 2003 में जब तेलगी कथित तौर पर मुंबई पुलिस की हिरासत में था तो वो असल में जेल में नहीं था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने फिजिकल सर्च के बहाने उसे बाहर निकाला था और वो पुलिस वालों के साथ ही अपने आलीशान कोलाबा वाले फ्लैट में आराम फरमा रहा था। जिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी उसे सलाखों के पीछे रखने की थी, वही उसके मेहमान बने बैठे थे। यह तो बस एक बानगी है। तेलगी ने पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए भी किया। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर पूरन सिंह का किस्सा सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरन सिंह ने तेलगी के साथ मिलकर एक बहुत गहरी साजिश रची। उन्होंने तेलगी की चेन्नई स्थित शेल कंपनियों पर फर्जी पुलिस रेड मारी और फिर उन शेल कंपनियों को पुलिस की तरफ से आधिकारिक सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइननेस यानी असलियत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तेलगी के एग्जीक्यूटिव्स ने इन्हीं फर्जी सर्टिफिकेट्स को दिखाकर LIC जैसी संस्थाओं को भरोसा दिलाया कि उनका काम पूरी तरह से असली है। पुलिस खुद घोटाले को असली होने का सर्टिफिकेट बांट रही थी और जो लोग तेलगी के रास्ते में आते थे उनका अंजाम भी यही बिकाऊ पुलिस तय करती थी। हेमंत दुबे जैसे असली और वैध स्टैंप वेंडर्स जो तेलगी के लिए चुनौती बन सकते थे, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए तेलगी ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों का इस्तेमाल किया। इन अफसरों ने झूठे मुकदमों में असली वेंडर्स को गिरफ्तार किया और उन्हें नकली स्टैंप बेचने के केस में फंसा दिया। देखते ही देखते तेलगी का पूरा एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित हो गई। हद तो तब पार हो गई जब तेलगी ने अपने ही एक पुराने साथी जय किशन बंगाली को फंसाने की ठानी, जो अब उसका प्रतिद्वंदी बन चुका था। मुंबई के गल्फ होटल में जय किशन बंगाली को पुलिस ने हथकड़ी पहनाकर बैठा रखा था और जब वो हथकड़ी में था तभी भ्रष्ट पुलिस वालों ने उसके पास 13 करोड़ रुपए के नकली स्टैंप से भरा एक अटैची केस रख दिया। बिना कुछ किए वो आदमी इतने बड़े जुर्म में फंस गया। रुपया पानी की तरह बरस रहा था और तेलगी उसे उड़ा भी उसी अंदाज में रहा था। मुंबई के डांस बार की घटना आज भी अंडरवर्ल्ड और पुलिस महकमे में मशहूर है। उस रात तेलगी ने एक अकेली बार डांसर पर 80 से 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे। ये रकम इतनी बड़ी थी कि उस दौर में इससे पूरे 20 किलो सोना खरीदा जा सकता था। एक ही रात में एक डांसर पर 20 किलो सोने के बराबर पैसा। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो छलकने लगता है। इतनी बेहिसाब दौलत ने आयकर विभाग का ध्यान खींचना शुरू किया। 1996 से 97 में आयकर विभाग ने तेलगी की सालाना आय 4.54 करोड़ रुपए आंकी, जिसमें से 2.29 करोड़ अघोषित थे।
तेलगी ने बहुत चालाकी से कह दिया कि ये पैसा उसके मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के व्यापार से आया है। और ताज्जुब की बात देखिए, सिस्टम इतना सड़ चुका था कि कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई तुरंत नहीं की गई। चीजें तब बहुत ज्यादा बिगड़ गईं जब 2003 में तेलगी का नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ और किसी तरह वो टेस्ट की फुटेज टीवी चैनलों पर लीक हो गई। उस फुटेज में जो कुछ था उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। तेलगी ने नार्को टेस्ट में साफ साफ कहा कि उसने एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार और पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को पैसे पहुंचाए हैं। हालांकि ये दावे कभी अदालत में साबित नहीं हो पाए क्योंकि नार्को टेस्ट को कानूनी रूप से सबूत नहीं माना जाता। और बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने की बारी आई तो तेलगी ने इन नेताओं के नाम गोल कर दिए। लेकिन राजनेता कहां पीछे रहने वाले थे। एक और सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के वरिष्ठ विधायक सी कृष्णा यादव को मकोका MCOCA के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस को एक टेप मिली थी जिसमें यादव ने तेलगी के हैदराबाद वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को राजनीतिक संरक्षण देने के बदले 20 मिलियन यानी पूरे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सब कुछ तेलगी के हक में चल रहा था। दरअसल ये घोटाला सामने आने से बहुत पहले ही अगस्त 1999 में तेलगी को 36 अन्य लोगों के साथ हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन तब भी सिस्टम की मेहरबानी देखिए, महज 1 महीने के भीतर उसे जमानत मिल गई और उसका काला कारोबार बिना किसी रुकावट के पहले से भी ज्यादा तेजी से फलता फूलता रहा। तो फिर ये तिलिस्म टूटा कैसे? आखिर इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहा कैसे? इसकी कहानी भी बहुत फिल्मी है। साल 2002 पुणे सिटी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर थे रमाकांत काले। उन्हें नकली स्टैंप वेंडर्स के बारे में एक बेहद खुफिया और पुख्ता टिप ऑफ मिली और आप सोच भी नहीं सकते कि वो टिप ऑफ उन्हें किसने दी थी। वो कोई मुखबिर नहीं था बल्कि उनका अपना ही बेटा था, कांस्टेबल अजीत काले। एक बेटे ने अपने पिता को वो सुराग दिया जिसने इस देश के सबसे बड़े घोटाले की परतें उधेड़ कर रख दी। जब एसआईटी ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और गिरफ्तारियों का दौर चला तो जो आंकड़े सामने आए वो डरावने थे। इस पूरे रैकेट को चलाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की जरूरत थी कि जब 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया तो उनमें से कम 37 सक्रिय पुलिस अधिकारी थे। और बात सिर्फ हवलदारों या इंस्पेक्टर्स तक सीमित नहीं थी। सिस्टम की सड़न सबसे ऊपर तक पहुंच चुकी थी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रंजीत सिंह शर्मा को उनके रिटायरमेंट के ठीक 1 दिन बाद मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था कि वो तेलगी को बचा रहे थे। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन एक पुलिस कमिश्नर का इतने बड़े घोटाले में गिरफ्तार होना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। जब इतने बड़े लोग शामिल हों तो क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी? बिल्कुल हुई। इस जांच के दौरान कई ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं हुई जिन्होंने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए। इस मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर प्रताप काकड़े की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। 2003 में इस घोटाले के एक सबसे अहम गवाह अमीर मोहम्मद खान चौधरी की लाश बरामद हुई और तो और 2 अन्य गवाह रातों रात गायब हो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन आखिरकार कानून के लंबे हाथों ने तेलगी को दबोच ही लिया। 2007 में उसे मकोका के तहत दोषी करार दिया गया और 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जो चीज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई वो था उस पर लगाया गया जुर्माना। तेलगी पर उस वक्त 202 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जुर्माना लगाया गया और अगर उसके सारे मामलों और अदालती मुकदमों को जोड़ दिया जाए तो उस पर कुल 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा। इस वसूली के लिए आयकर विभाग को उसकी 36 प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से जब्त करके नीलाम करने की गुजारिश करनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि सजा मिलने के बाद तेलगी की जिंदगी नर्क बन गई होगी? जरा दोबारा सोचिए। बेंगलुरु की जेल में 30 साल की सजा काटते हुए भी तेलगी एक वीआईपी की तरह रह रहा था। 2017 में डीआईजी डी रूपा ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट पेश की जिसने फिर से सिस्टम की पोल खोल दी। रिपोर्ट में बताया गया कि तेलगी को जेल के अंदर भी प्राइवेट क्वार्टर्स दिए गए थे। उसे बेवजह एक व्हील चेयर दी गई थी और सबसे हैरान करने वाली बात 3-4 कैदियों की ड्यूटी लगाई गई थी जो रोज तेलगी की मालिश किया करते थे।
जेल की चार दीवारी भी उसे रोक नहीं पाई। वो जेल के अंदर से ही अपने घोटाले का सिंडिकेट चला रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब 2017 में 2 जेल अधिकारियों को सजा सुनाई गई, जिन्हें तेलगी तक मोबाइल फोन तस्करी करने के जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा गया था। लेकिन जिस आदमी ने देश के कानून और पुलिस को चकमा दे दिया था, वो अपने ही शरीर से हार गया। तेलगी पिछले 20 सालों से कई भयानक बीमारियों से जूझ रहा था। उसे डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था और सबसे बड़ी बात, उसे एड्स था। आखिरकार 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में मेनिंजाइटिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण तेलगी ने दम तोड़ दिया। उसके साथ ही खत्म हो गया एक ऐसा आपराधिक सफर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन कहानी में अभी 2 बहुत बड़े ट्विस्ट बाकी हैं। पहला ट्विस्ट, 2018 में तेलगी की मौत के 1 साल बाद नासिक की एक विशेष अदालत ने उसे और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 7 जवानों को एक मामले में मरणोपरांत बरी कर दिया। मामला 23 करोड़ रुपए के स्टैंप पेपर ट्रेन वैगनों से चोरी होने का था। अदालत ने कहा कि ठोस सबूतों का अभाव है। मरने के बाद भी वो आजाद हो गया। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसने इस पूरी कहानी को एक चक्रव्यूह की तरह खत्म किया। तेलगी के इस 30,000 करोड़ के घोटाले ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी व्यवस्था को बदले। सरकार को समझ आ गया था कि भौतिक स्टैंप पेपर यानी कागज के स्टैंप अब सुरक्षित नहीं हैं। बैकडेटिंग और गम वॉशिंग जैसी तकनीकों को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में ई स्टैंपिंग का सुरक्षित डिजिटल आर्किटेक्चर लागू कर दिया। इसमें एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और सटीक टाइम स्टैंपिंग जैसी तकनीकें लाई गईं, ताकि फिर से कोई तेलगी पैदा न हो सके। लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि क्या यह सिर्फ एक इंसान का लालच था या पूरे सिस्टम की सड़न। जब सरकार ने डिजिटल स्टैंपिंग को देश भर में लागू करने की जिम्मेदारी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL को सौंपी, तो एक और अजीब घटना घटी। जिस एजेंसी को तेलगी जैसे घोटालेबाजों को रोकने के लिए लाया गया था, उसी SHCIL के मैनेजमेंट ने चुपचाप अपनी सब्सिडियरी कंपनी के 76% शेयर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिए। ये अपने आप में ई स्टैंपिंग के अंदर पनपने वाला एक नया घोटाला बन गया, जिसकी वजह से सरकार को फिर से एक नई जांच बैठानी पड़ी। सिस्टम को बदलने के लिए एक घोटाला पकड़ा गया और उस नए सिस्टम ने एक और नए घोटाले को जन्म दे दिया। तेलगी भले ही मर गया, लेकिन उसने जाते जाते ये दिखा दिया कि खराबी सिर्फ कागज के स्टैंप में नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नीयत में है जो उसे बेचता है। 30,000 करोड़, 37 भ्रष्ट पुलिस वाले, नकली रेड्स, गायब होते गवाह और अंत में एक नया घोटाला। क्या हमें सच में लगता है कि आज कोई नया तेलगी कहीं बैठकर किसी नए सिस्टम की खामियों को नहीं तलाश रहा होगा?